नीड फाइंडिंग की बेस पे हमने पर्सोनास बनाए, जिसपे हमने यूजर्स की एक्सपेक्टेशंस और नीड्स आइडेंटिफाई की। उसके बाद हमने सिनेरियोज इस्टेब्लिश किए, जिसके अगेंस्ट हमने कहा कि आपका जो पर्सोना है, ये जो सिंथेटिक यूज़र है, वो किस तरीके से आपके सिस्टम को यूज़ करेगा। और जिसमें हमने कहा कि शुरू में आप कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो बिल्डअप करते हैं, और कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो बिल्डअप करने के बाद आप की पाथ सिनेरियोज बिल्डअप करते हैं। लेकिन की पाथ सिनेरियो बिल्डअप करने के लिए कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो, जैसे हमने कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होता है कि यूज़र है और उसने क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, व्हाट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल। डिटेल्ड किस तरीके से करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, तो वो हमने कहा था कि की पाथ सिनेरियोज होते हैं। की पाथ सिनेरियोज तब बनते हैं जब आपकी प्रोटोटाइप मोर और लेस रेडी हो जाती है, ठीक है, चाहे वो पेपर प्रोटोटाइप हो, चाहे वो हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप हो। अब हम लोगों ने ये कहा कि जी अच्छा, प्रोटोटाइप होती क्या है। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह एक माउस डिवाइस बनाई गई, लेकिन ये माउस डिवाइस बनाई गई आफ्टर ऑल ऑफ दीज आइट्रेशंस, ये तमाम आइट्रेशंस बनाई गई और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने फाइनलाइज किया कि अच्छा जी, माउस का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बेतहाशा डजन्स ऑफ प्रोटोटाइप्स इस्टेब्लिश की गई और उसके बाद ये सिस्टम डेवलप किया गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं, जिस तरह आपके रिमोट कंट्रोल डिवाइस होती है आपके टेलीविजन्स के लिए, सीडी प्लेयर्स के लिए, सो ऑन सो फोर्थ, जो भी आपकी रिमोट कंट्रोल की डिवाइसेस वगैरह होती हैं जो कि बनाई जाती हैं, वो डिवाइसेस वगैरह फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो ऑब्वियसली इस तरह की नहीं होती। इसके लिए आपको डजन्स ऑफ प्रोटोटाइप्स पहले एस्टैब्लिश करनी पड़ती हैं, ठीक है। आपका माइक इशू, आवाज नहीं आ रही। जी मैं अभी करता हूँ, जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा। जी अब जो जिस तरह मैंने ये कहा कि आप लेट से कोई डिवाइसेस बनाते हैं, माउस डिवाइसेस हो गई, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हो गई, तो ये जो डिवाइसेस हैं ये अगर आपने बनानी हो तो वो कैसे बनाई जाती हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट अगर मैं बताऊं कि जब मैंने इस तरह की डिवाइसेस देखी, जहाँ पे जिन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे काम किया, और वहाँ पे जब इस तरह की डिवाइसेस बन रही होती थी, तो वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि पहले सबसे पहले जो भी उनका एक हार्डवेयर होता था, वो हार्डवेयर उन्होंने बाहर ले मोर और लेस वो बना लेते थे कि उसका चिपसेट का डिज़ाइन वो कैसा होता है। उसके बाद जब वो हैंड हेल्ड डिवाइस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल माउस हो गया, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस होगी, तो उसके लिए अगर आपको याद हो, जैसा बचपन में आप लोगों ने प्लास्टिक सीन्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, इवन प्ले डोज वगैरह और इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें वो इस्तेमाल की जाती हैं टू डिज़ाइन रिमोट कंट्रोल। सबसे पहले फर्स्ट फेज में आप उस तरह के प्लास्टिक सीन से या प्ले डो वगैरह से इस तरह के डिवाइसेस को यूज, इस तरह की मटेरियल्स को यूज़ करते हैं जस्ट टू डिज़ाइन डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ योर रिमोट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। आप डिफरेंट वेरिएशंस बनाते हैं, जिस तरह यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि डजन्स ऑफ डिज़ाइंस बनाए, उसमें भी यही होता है कि अगर आप एक रिमोट कंट्रोल बनाना चाह रहे हैं तो यही प्लास्टिक सीन और इनके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट डिज़ाइंस बना लेते हैं, जिनके ऊपर डिफरेंट बटन्स वगैरह हो गए, डिफरेंट कलर्स के साथ वो तमाम चीज़ें आप बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बुला लेते हैं यूज़र्स को और आप उनसे फिर फीडबैक लेते हैं कि भाई अच्छा, ये एक मैंने डिज़ाइन बनाया, वेदर इज़ गुड एनफ और इट्स नॉट गुड एनफ, ठीक है। वो आपको बताते हैं कि भाई अगर आपने इसको हैंड हेल्ड डिवाइस बनाना है, आपने होल्ड करना है अपने हैंड में, तो ऑब्वियसली इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली कि आपका थंब कहाँ पे होगा, आपकी फिंगर्स कहाँ पे होंगे, आप किस तरीके से आप उससे इंटरेक्ट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप, क्योंकि प्लास्टिक सीन है तो प्लास्टिक सीन को या प्ले डो को बहरहाल उसे वेरी करना कोई मुश्किल काम या कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, कुछ डिज़ाइन दिए, उनमें से बेहतरीन डिज़ाइन आपने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप ये जो पैकिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है,
ठीक है। यहाँ पे इसकी शीट्स मिल जाती हैं, या जो हमारी जो प्रोडक्ट्स वगैरह आती हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के, वो पैकिंग मटेरियल के अंदर होती है जब वो बिल्कुल शुरू में आते हैं। वाइट कलर का जो मटेरियल, कई लोग उसे झाग भी कहते हैं, लेकिन आई डोंट नो क्यों कहते हैं, लेकिन बारह वो पैकिंग मटेरियल जो वाइट कलर का होता है, उस पैकिंग मटेरियल को आप उस जब आपने एक दफ़ा एक चीज़ प्ले डो के ऊपर या आपने प्लास्टिक सीन के ऊपर बना ली है, देन आप उसको कार्व इन करते हैं ओवर दैट पैकिंग मटेरियल की जो शीट्स आती हैं, ठीक है। आप उसके ऊपर आप पूरा कार्विंग करते हैं, पूरा उसको बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करके, और उसको एक लाइट वेट सा एक आप रिमोट कंट्रोल की डिवाइस ही बना देते हैं। और देन आप उसके ऊपर जो पिन्स, अगर आपको याद हो, जो हम लोग अपने बचपन में यूज़ करते थे नोटिस बोर्ड के ऊपर पेपर्स करने के लिए, चिस्पा करने के लिए, वो जो पिन्स होती थी, वो पिन इन द फॉर्म ऑफ बटन, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता था, या सिंपल कलरिंग वगैरह भी यूज़ वहाँ पे कर दी जाती थी, ठीक है। जब वो एक चीज़ बन जाती थी, देन उसके बाद वो जो एक डिज़ाइन होता था, जो भी, फिर उसके बाद फिर अगेन एंड यूजर्स को बुलाया जाता था, उनसे फिर पूछा जाता था कि भाई ये हमने 3 4 5 किस्म के पैकिंग मटेरियल्स के ऊपर हमने रिमोट कंट्रोल के डिज़ाइन बनाए, विच वन इज़ द बेटर वन और विच वन इज़ नॉट द बेटर वन। उसके अकॉर्डिंगली लोग फिर, क्योंकि प्लास्टिक सीन और उनको जब वो यूज़ करते थे, ऑब्वियसली उनकी शेप्स वगैरह चेंज हो जाती थी, लेकिन व्हेन यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड दैट प्लास्टिक सीन डिज़ाइन ऑन टू अ पैकिंग मटेरियल, तो ऑब्वियसली वो चीज़ डिफ्रेंशिएट हो गई है, वो वेरी हो गई है। उसके बाद आप क्या करते थे कि आप उसका नॉर्मली जो आजकल जो तरीका यूज़ किया जाता है, उसके अगेंस्ट में 3D मॉडलिंग की जाती है, यानी कि 3D कैमरास को लेके या 3D स्कैनर्स को यूज़ करके आप उसको 3D स्कैन्स बना लेते थे, ठीक है। जब 3D स्कैन्स बन जाते थे, नॉर्मली वो ऑटोकैड और उसको इस्तेमाल करते, उसके वो 3D मॉडल बन जाता था। उस मॉडल को लेके वो चले जाते थे जो उनकी डेवलपमेंट की इंडस्ट्री थी, जहाँ पे वो डिफरेंट डाइयाँ बनाते थे, और वो डिफरेंट डाइयों में प्लास्टिक को मोल्ड करके उस डाई के अंदर, क्योंकि डाई एक ही दफ़ा बनती है, तो उस डाई को बना के, और वो जो डिज़ाइन या 3D मॉडल जो एक्सट्रैक्ट किया गया, वो उसको उस डाई का उसके अकॉर्डिंगली बनाए गए। उस डाई पे प्लास्टिक को मोल्ड करके उसे पिघला कर उसके ऊपर वो फिर एक रिमोट कंट्रोल की डिज़ाइन बना दिया जाता है। सो दैट इज़ ऑल द वे, जहाँ पे भी आपकी इस तरह की डिवाइसेस आ जाती हैं, वहाँ पे मोर और लेस यही फैशन यूज़ किया जाता है, चाहे रिमोट कंट्रोल डिवाइस है, चाहे माउसेस हैं, चाहे जॉयस्टिक्स हैं, जिसको भी आप समझ सकते हैं। तो वो ये तमाम चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं, ठीक है। और अगेन जो फाइनल आपका डिज़ाइन होता है, दैट इज़ नॉट द थिंग कि आपने पहले दिन ही आपने ये वाला डिज़ाइन बना लिया, नहीं। ये बहुत ज़्यादा हर फेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस आ रही आती हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को वेरी कर रहे होते हैं। देन जो आपका जो हार्डवेयर है, आपने उस डाई के अंदर उसकी भी अपनी प्रॉपर शेप वगैरह, प्रॉपर स्पेस रखते हैं, और देन उसके अकॉर्डिंगली डाइज वगैरह बना के, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक हिस्सा की डिवाइस फॉर्मुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि चलता है, लेकिन इसमें भी अगेन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जब आपने प्लास्टिक सीन्स को यूज़ किया, जब आपने उस पैकिंग मटेरियल्स को यूज़ किया, तो ये वो चीज़ें जहाँ पे आप एंड यूज़र से फीडबैक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। और फीडबैक्स के बाद जब आपकी इवन फाइनल प्रोटोटाइप या फाइनल आपकी प्रोडक्ट बन भी जाती, इवन देन आप लोगों से डिफरेंट उसके वेरिएंट्स के ऊपर आप एक्सपीरियंस करवाते हो, देन क्योंकि दैट इज़ नाउ द फाइनल प्रोडक्ट, तो इवन उसमें भी डिफरेंट वर्जन्स आपके पास होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स होते हैं, और उसके ऊपर भी आप उसकी इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। सो दिस इज नॉट द थिंग कि आप पहले ही दिन इतना बेहतरीन सा डिज़ाइन बना कर ले आएंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उन्होंने भी भारत यही बात की है। अब इसमें है क्या, ओवरऑल आपके पास टाइम एंड फिडिलिटीज, ये हमने 2 x and y कोऑर्डिनेट्स में बता दिए कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे आपका फिडिलिटी भी बढ़ती जाती है, डायरेक्टली मोर और लेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द टाइम आपके पास ना कोई प्रोटोटाइप होती है, ना कोई सिस्टम होता है, और ना ही टाइम होता है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है एक्स एक्सिस में, वैसे वैसे ही आपकी डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाती है, ठीक है। अब इसमें हमने ये कहा कि फिडेलिटीज क्या हैं, जो आपकी प्रोटोटाइप आप बना रहे हैं उसमें लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटीज होती है, ठीक है। लो फिडेलिटी के ऊपर क्या होता है कि ओवरऑल इन डेप्थ डिटेल्स फंक्शनैलिटी उस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, जबकि जो हाई फिडेलिटी होती है वो मोर और लेस प्रोडक्ट होती है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा
कि हाई फिडेलिटी का जो फाइनल वर्जन ऑफ दिस हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप है वो आपकी प्रोडक्ट के करीब तरीन है, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, और प्रोटोटाइप मैंने जिसका लास्ट टाइम भी आपको बताया था, प्रोटोटाइप इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। जो चीज आपने सोची है उसका सिर्फ प्रूफ है कि क्या ये चीज मुमकिन है या ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, जस्ट अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में आपके पास दो टाइप्स आ गई, लो फिडेलिटी या हाई फिडेलिटी। लो फिडेलिटी के अंदर कि आप जस्ट आपने पेपर के ऊपर कुछ उसके अकॉर्डिंगली आपने चीजें बना दी। हाई फिडेलिटी के अंदर आपने सिस्टम को एक्चुअली रन करके दिखा दिया कि भाई दिस इज डूएबल। ठीक है, तो इसे हम हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप कहते हैं। और जो फिडेलिटी है एज अ मल्टी डायमेंशनल, वो किस तरीके से ब्रेड्थ वाइज है कि फीचर्स कौन कौन से कवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, कि ओवरऑल कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि आपके सिस्टम में मौजूद है। फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन की बात करूं तो उसमें कैश विड्रॉल भी है, ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। तो आपने ब्रेड्थ वाइज देख लिया कि आपकी एटीएम मशीन कौन कौन से आपको फीचर्स प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से डेप्थ वाइज भी फंक्शनैलिटी मौजूद है कि ठीक है, अगर कैश विड्रॉल होगा आपकी एटीएम मशीन में तो वो किस किस तरीके से होगा, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली कैश विड्रॉल हो सकता है। अगर आपने ट्रांजैक्शन करनी है किसी और अकाउंट में, आपने लेट्स से मनी ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी इन डेप्थ फंक्शनैलिटी होगी। तो ये आपको ब्रेड्थ वाइज भी और डेप्थ वाइज भी आपको तमाम फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं। पहली चीज, क्या आपको फीचर्स को डेप्थ वाइज एंड ब्रेड्थ वाइज कौन कौन से फीचर्स होंगे, उनकी डेप्थ क्या होगी हर फीचर की, ये भी आपको बताते हैं। साथ ही साथ आपको लुक एंड फील भी बताते हैं। लुक एंड फील का मतलब हो गया कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी लुक्स कैसी हैं, उसके ग्राफिक डिजाइन वगैरह कैसे यूज किए हैं। फील का मतलब ये है कि हाउ द यूजर फील व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। उसके सामने उसको कुछ अपीयर हो रहा है, उसे कोई चीज नजर आ रही है, लेकिन उससे इंटरेक्ट करने के लिए वो कुछ पॉइंटिंग एंड राइटिंग, कोई इस तरह की कोई माउस कीबोर्ड कोई तरीका यूज कर रहा है जिससे वो इनपुट कर सकते हैं, जिससे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो लुक एंड फील में दोनों चीजें आ जाती हैं। लुक के अंदर उसकी अपीयरेंस कैसी है, फीलिंग के अंदर अगर यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये देखें आप, फिडेलिटी के अंदर ये तमाम की तमाम चीजें शामिल हैं। आपको फंक्शनैलिटीज बता रहा है, उन फंक्शनैलिटीज की डेप्थ बता रहा है कि किस तरीके से वो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म की जाएंगी, उसको अपीयरेंस बता रहा है, उसमें जो यूजर है वो इनपुट कैसे कर सकता है। तो ये तमाम चीजें एक ओवरऑल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ फिडेलिटी इज अ मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अब इसमें टेक्निक्स बेतहाशा हैं। ठीक है, आप तो आपको आपके ऊपर है कि आप कौन सी टेक्निक इसमें यूज करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट वन है वो स्टोरी बोर्डिंग है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे अगर आपने जो सिनेरियोज बिल्डअप किए हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि आपने सिनेरियोज बिल्डअप किए, तो उन सिनेरियोज को लेके आप क्या करते हैं, आप उनकी कहानी से उनको स्केचेस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उसे हम स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं कि जो सिनेरियोज है वो आपके टेक्सचुअल फॉर्म में थे, वो टेक्स्ट में लिखे हुए थे, लेकिन जब आप उसे पिक्टोरियल फॉर्म में ले जाते हैं, जब आप उसके स्केचेस बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं इसे स्टोरी बोर्डिंग। और आप कहते हैं कि स्क्रीनशॉट 1 उसमें आपने ये किया, स्क्रीनशॉट 2 आप एक डिज़ाइन कर लेते हैं, स्केच बना लेते हैं, उसमें आपने ये सेकंड एक्शन परफॉर्म किया, थर्ड आप स्केच बना लेते हैं, उसमें थर्ड एक्शन परफॉर्म किया, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, और ये बहुत कॉमनली यूज होता है गेमिंग में। अगर आपके प्रोजेक्ट्स गेमिंग के हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ये चीज़, पर्सोना सिनेरियोज बिल्डअप करने के बाद आप स्टोरी बोर्डिंग की तरफ जाते हैं। चाहे आप अगर कंप्यूटर विजन के अगर आप कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, कोई आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ जिसमें आपने कैमरा से आपने रियल टाइम की फीड लेनी है, तो उस तमाम में आपके पर्सोना सिनेरियोज और स्टोरी बिल्डिंग बनते हैं। ठीक है, पहली ये तरीका है कि जिस तरीके से आप फिडेलिटी बना सकते हैं या प्रोटोटाइप बना सकते हैं। सेकंड ये चीज़ कि आप पेपर प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। ठीक है, ये यूज़र इंटरफेस का सिर्फ फ्रंट एंड होता है कि आप अपने पेपर के ऊपर बना देते हैं कि भाई ये अच्छा बटन यहाँ पे होगा, ये बटन यहाँ पे बनेगा, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, नॉर्मली जो डिज़ाइनर्स हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि पेपर प्रोटोटाइप, पेपर के ऊपर कोई चीज़ डिज़ाइन करना कितना टाइम लगता है, कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन उस पे जिस समय आपको लैब में भी एक दफ़ा कहा था कि अगर आप कोई चीज़ पेपर पे डिज़ाइन करते हैं तो उस पे आपका कंप्लीट फोकस डिज़ाइन की तरफ होता है।
लेकिन अगर मैं आपको इस तरह की कोई लेट्स से पेंसिल का एक टूल है, अगर वो मैं आपको दे देता हूँ कि भाई ये टूल है और आप इसके अकॉर्डिंगली प्रोटोटाइप बनाएं, तो उसमें क्या होगा, ओवरऑल प्रोटोटाइप अच्छी बनेगी, लेकिन उसमें जो आपकी सोच है वो लिमिटेड हो जाएगी। वजह, जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो हो सकता है वो टूल वो वाली फंक्शनैलिटी वो फीचर आपको प्रोवाइड ही ना करे जो चीज़ आप सोच सकते हैं। ठीक है, जो इंसान की सोच है, जो इंसान का जहन है, वो हर तरीके से मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, अगर वो हर तरीके से मल्टी डायमेंशनल है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच सकता है, लेकिन टूल वो लिमिटेड है, वो उसके अंदर वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो डिज़ाइनर है, जो एक्चुअल डिज़ाइनर्स अगर आपने सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी देखे हो, वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन सिर्फ पेपर प्रोटोटाइप्स ही बनाते रहते हैं, बैठ के स्केचेस करते रहते हैं बेतहाशा। उनके पास डिफरेंट एचपीज की वो पेंसिल्स होती हैं, स्केचेस बनाते रहते हैं, स्टिकी नोट्स बनाते रहते हैं। जब ये वो तमाम काम कर लेते हैं, उसके बाद वो टेस्ट करते हैं अपनी प्रोटोटाइप को, ऑब्वियसली यूजर्स को बुला के लाते हैं और कहते हैं भाई ये हमने 3-4 किस्म की प्रोटोटाइप्स बनाई है, कौन सी अच्छी है या कौन सी अच्छी नहीं है। उस प्रोटोटाइप को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं डिजिटल प्रोटोटाइप के ऊपर, कि डिजिटल मॉकअप्स बना देते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी सिंपल। उसकी वजह यह है कि जब आपने अपनी तमाम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अंडरस्टैंडिंग से आपने एक पेपर प्रोटोटाइप बना ली है, तो उसी का सिर्फ रेप्लिका आपने डिजिटल के ऊपर लेके जाना है। और वो डिजिटल के ऊपर लेके जाने में इट्स नॉट मोर देन मैं हमें 1 हफ्ते से ज़्यादा का ये काम नहीं होता, क्योंकि इंटरफेस आप बना रहे हैं, तो इंटरफेस को डिजिटल मॉकअप्स बनाना इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आपको एग्जैक्टली पता है अच्छा मैंने कौन सा बटन किस लोकेशन में डालना है, पहली स्क्रीन क्या होगी, दूसरी स्क्रीन क्या होगी, तीसरी स्क्रीनशॉट क्या होगी, अगर मैं तमाम यूज़र इंटरफेसेस इस लेवल पे डिज़ाइन कर चुका हूँ पेपर के ऊपर, तो उनको ट्रांसफॉर्म करना डिजिटली इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, आप लोगों से भी यही कहूँगा कि जौन सा भी आप सिस्टम बनाएं उसकी आप प्रोटोटाइपिंग ज़रूर करें, जो कि पेपर प्रोटोटाइपिंग है। स्टोरी बोर्डिंग एंड पेपर प्रोटोटाइपिंग दैट इज़ मस्ट, ये हमेशा होनी चाहिए। तो इन दोनों ठीक में है, डिफरेंस स्टोरी बोर्डिंग और पेपर प्रोटोटाइपिंग? स्टोरी बोर्डिंग में हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा एक्टर को भी दिखा देते हैं कि एक्टर है और ओवरऑल वो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। प्रोटोटाइपिंग या पेपर प्रोटोटाइपिंग में ये होता है कि हम एग्जैक्टली कोशिश ये करते हैं कि अपना जो सिस्टम है उसका फ्रंट एंड किस तरीके का होना चाहिए। स्टोरी बोर्डिंग के अंदर हम एक्टर दिखा देते हैं जो आपका पर्सोना है, और उसके अंदर अगर लेट्स से हम कहते हैं ये मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस के ऊपर हम 2-3 बटन बना के दिखा देंगे कि भाई ये इस तरीके से बटन को यूज़ करेगा, वो फीचर्स वो हासिल कर सकता है या फंक्शनैलिटीज़ हासिल कर सकता है। पेपर प्रोटोटाइपिंग के अंदर हम सिर्फ उसे प्रोटोटाइप के ऊपर फोकस करेंगे, हम एक्टर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि एक्टर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम ये कहेंगे कि अच्छा ये वाला अगर बटन है तो एग्जैक्टली किस लोकेशन पे ये बनना चाहिए, टॉप ऑफ द स्क्रीन होना चाहिए, मिडल ऑफ द स्क्रीन होना चाहिए, राइट ऑफ द स्क्रीन होना चाहिए, टेक्स्ट होगा तो एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, कि उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उसकी अलाइनमेंट क्या होगी। तो हम जब यूज़र इंटरफेस से बात कर रहे हो तो उस पर स्पेसिफिकली हम यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं। और वो जो यूज़र इंटरफेस है वो स्टोरी बोर्डिंग में हमें ऐसा, क्योंकि स्टोरी बोर्डिंग को बड़ा बेसिक सा आप दिखा सकते हैं, उसे आप डिटेल्ड नहीं दिखा सकते। ठीक है, और गुड क्वेश्चन, क्योंकि स्टोरी बोर्डिंग में भी प्रोटोटाइप्स नज़र आ रही होती है, लेकिन वो प्रोटोटाइप बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होती है, वो जस्ट ये दिखाया जा रहा होता है कि आपका जो यूज़र है या जो आपका पर्सोना है वो किस तरीके से आपके सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और सिस्टम की इन डेप्थ हम लोग यूज़र इंटरफेस को वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते कि यूज़र इंटरफेस कैसा बना हुआ है, जबकि इन लेवल्स पे हम बात करते हैं कि यूज़र इंटरफेस कैसा डिज़ाइन किया गया है। इस बार के इन 3 लेवल्स पे, जब आप का पेपर लेवल पे होता है, जब आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं डिजिटल लेवल पे, तो ये तमाम चीज़ें ये यूज़र इंटरफेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे होगा, बटन कहाँ पे होगा, किस तरीके से पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाएगा, या जो नेविगेशन हो रही होगी वो कैसे हो रही है। वो तमाम चीज़ें हम इन 3 लेवल्स पे बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके चलते हैं। देन हम उसके बाद करते हैं वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग ये होता है कि जो हम लोगों ने बात की कि डिफरेंट फीचर्स वगैरह हैं, डिफरेंट फीचर्स जो आपके सिस्टम में हैं वो आपस में किस तरीके से लिंक अप हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसे बात करूं, जो आपके डिफरेंट यूज़र इंटरफेस, फॉर एग्जांपल मैं फिर एटीएम की, क्यों एटीएम हर कोई यूज़ करता है, एटीएम में कैश विड्रॉल है, एटीएम पे ट्रांजैक्शंस हैं, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह की जो तमाम ऑप्शन है, उन तमाम के सेपरेट इंटरफेसेस बनाए गए हैं।
लेकिन वो सेपरेट इंटरफेसेस कैसे आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं, दैट इज विद द वायर फ्रेम। आप उन तमाम फीचर्स को, फंक्शनैलिटीज को आपस में लिंक अप करने की कोशिश करते हैं कि आपकी एक रूट नोड होती है, रूट नोड से आप किस, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, आप कैसे डिफरेंट फीचर्स को आप आपस में इंटेक्ट करते हैं या कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द इंटरेक्टिव, कि ठीक है अब वो आपने स्टोरी बोर्डिंग के बाद आपने पेपर प्रोटोटाइप बनाई, आपने उसका मॉकअप्स बना लिए तमाम फीचर्स के, उन मॉकअप्स को आपस में आपने लिंक अप कर दिया, उनके वायर फ्रेम्स बना लिए। नाउ इज द लास्ट थिंग कि यूज़र किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा उसके साथ। यूज़र जो है वो माउस के साथ करेगा, कीबोर्ड के साथ करेगा, जॉयस्टिक के साथ करेगा, बोल के करेगा, टच इंटरेक्शन के साथ करेगा। दिस इज़ द पार्ट जिसके अंदर हमने ये कहा था ना कि वो फीलिंग वो कैसे हो सकती है, वो उसमें इनपुट मेथड कैसे होगा। तो वो तमाम चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाती है। जो प्रोटोटाइप है वो बाकी तमाम चीज़ें वो कवर कर रहा है। और लास्टली जो इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप वो ये होगी कि यूज़र भी उससे इंटरेक्ट कर सके। अब जो स्टोरी बोर्डिंग है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आपके जो पर्सोनाज हैं और उस पर्सोना वो कैसे, उसकी बेस पे आपने सिनेरियोज बिल्डअप किए, वो सिनेरियोज की आप नॉर्मली आप क्या करते हैं, स्केचेस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कौन कौन से टास्क हैं और वो टास्क को किस तरीके से वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग स्टोरी बोर्डिंग करते हैं। ये अब जिस तरह की एग्जांपल है, मैं बाद में डिटेल पे जाता हूँ कि अब एक एग्जांपल है स्टोरी बोर्डिंग की, ठीक है, कि उसमें आपने एक अपना एक पर्सोना बता दिया कि ये पर्सोना है, और उसमें उसने ये कहा व्हाट अ बैड डे, ठीक है, बेटर गो होम नाउ, ठीक है। ये टाइम भी उन्होंने आपने दिखा दिया कि जी ये 6 बजे का टाइम हो गया, और उसने जो यूज़र है वो उसको कोई अच्छा दिन नहीं गुजरा, तो अब वो वापस जा रहा है। ऑन द ट्रेन उसने क्या कहा कि नो नो मोबाइल सिग्नल्स डाउन, ठीक है, उसमें उसे मोबाइल सिग्नल्स मिल नहीं रहे क्योंकि वो ट्रैम में या वो अंडरग्राउंड ट्रेन में सफ़र कर रहा है। शुड आई हैव चेक व्हाट टू कुक, तो वो उसमें ये चाह रहा है कि मैं, चलो अब मेरे पास सिग्नल नहीं है और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं कोई इस तरह की चीज़ देख लेता हूँ कि मैं क्या चीज़ कोई कुक कर सकता हूँ, ठीक है। कि मीन्स कि वो सोशलाइज नहीं कर सकता, उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। जब वो ट्रेन में बैठा, ही है प्लेंटी ऑफ टाइम, उस टाइम में क्योंकि अंडरग्राउंड है उसमें सोशलाइज तो कर नहीं सकता, उसमें वो जो एप्लीकेशन वगैरह थी, कुकिंग एप्लीकेशन, उसने उसे देखा कि जी इसमें कोई कुकिंग एप्लीकेशन में क्या चीज़ वो कुक कर सकता है, घर जाके उस पे उसने सिलेक्शन किया। यहाँ पे देखिए इसमें प्रोटोटाइप के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यूजर इंटरफेस कैसा होगा उसमें यहाँ पे भी नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है, कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, तो उन्होंने जस्ट ऊपर उसकी स्टोरी सी लिख दी है, ठीक है, और उसका एक स्केच सा बना दिया कि जी वो, क्योंकि अंडरग्राउंड में वो पता चल रहा है कि जी अंडरग्राउंड में सिग्नल्स वगैरह मौजूद नहीं है। अब ये जो है टेलीफोन में, इसमें हमें यूजर इंटरफेस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये वर्बली लिख दिया कि भाई वो उसने एक एप्लीकेशन वगैरह से उसने सिलेक्ट कर लिया कि क्या चीज़ उसने कुक करनी है। जब वो ट्रेन से बाहर निकला तो वो ग्रॉसरी स्टोर पर गया, वहाँ से उसने जो जो चीज़ें आइटम्स रिक्वायर्ड थी बेस्ड ऑन द फ़ोन, अब यहाँ पे भी देखें वो फ़ोन की जो एप्लीकेशन है उसने उसे बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो लेके उसे घर आ गया, घर आके उसने कुक किया और लास्टली उसने उसे एंजॉय किया उस खाने को, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्टोरी बोर्डिंग कि आपका जो आपने जैसे सिनेरियो बिल्डअप किया था, ठीक है, उस सिनेरियो को लेके आप उसके अगेंस्ट आप कोई ना कोई स्टोरी बोर्ड बना लेते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे अब मेन इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके अगेंस्ट जो मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा, वो एप्लीकेशन ना तो इस टाइम से रिलेटेड है ना ही इस अंडरग्राउंड से रिलेटेड है। हाँ, वो भी एक ऐसी एप्लीकेशन होगी जो विदाउट इंटरनेट चलेगी, और उस पे मुझे जो भी वो फूड आइटम्स जो भी मैं कुक करना चाह रहा हूँ उसके फूड आइटम्स वगैरह वो मुझे बता सकें, और वो ऑफलाइन लेवल पे चलनी चाहिए। दैट इज़ द ओनली थीम फॉर दिस होल स्टोरी बोर्ड, कि एक ऐसी एप्लीकेशन हो जो ऑफ नेट चलेगी, ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफ नेट होगी, और उस पर डिफरेंट आप कुकिंग की जो भी रेसिपीज़ हैं वो देख सकें, और उन रेसिपीज़ के अगेंस्ट आपकी जो आइटम्स है वो आपको बता सके कौन सी आइटम कितनी चल सके। दैट इज़ द होल गोल ऑफ दिस सिनेरियो, दिस स्टोरी बोर्डिंग, सॉरी, गॉट द आइडिया। अब इसमें जो हम लोगों ने कहा कि स्टोरी बोर्ड जो है वो आपको क्या क्या चीज़ बता रहे हैं, वो आपको ये चीज़ें बता सकता है कि सेटिंग में बता सकता है कि अब जिस तरह लास्ट वाला था
कि उसमें ऑफ नेट में वो ट्रेन में उसे यूज़ करना चाहता है, नॉर्मली बिजी आवर्स में यूज़ नहीं करेगा, उन टाइमिंग्स में यूज़ करेगा जब उसने कुछ भी नहीं करना, और उसमें आपने उसकी ट्रेन में यूज़ कर रहा है, ऑफलाइन यूज़ कर रहा है, सीक्वेंस आप बता देते हैं कि किस तरीके से वो करेगा, कौन कौन से सीक्वेंसेस इन्वॉल्व हैं वो आप बता देंगे, और लास्टली आप बता देंगे कि वो सेटिस्फाई उससे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, कि जो उसने कुक की है फूड तो वो क्या उससे वो खुश हुआ या नहीं हुआ। तो स्टोरी बोर्ड आपको ये 3 चीज़ें बताती हैं, किस एनवायरनमेंट में आप उसे यूज़ कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कौन से हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं फॉर यूजिंग द एप्लीकेशन, क्या उससे बाय द एंड ऑफ द डे यूज़र जो है वो खुश हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस इज़ द स्टार्ट, ठीक है, कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया। दिस इज़ द सेटिंग कि कहाँ पे आप उसको यूज़ कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को। ठीक है, इन 3 ये जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है इमेज, इसके अंदर आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसमें अपना बता दिया, सेटिंग्स बता दिए कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, देन सीक्वेंस ऑफ टास्क। ठीक है, कि यहाँ पे जब उसने कहा कि ठीक है उसने ओपन एप्लीकेशन, उसने सर्च की कौन सी फूड होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट उसने इंग्रेडिएंट्स देखे कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, तो ये तमाम चीज़ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, और लास्ट में उसने यूज़र की सेटिस्फेक्शन बता दी कि यूज़र खुश है या ना खुश है। ठीक है, वही 3 चीज़ें कि सेटिंग्स बता दी, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बता दो, सेटिस्फेक्शंस बता दी। गॉट द आइडिया। तो ये 3 चीज़ें इसमें मौजूद होनी चाहिए। ये भी इसी तरीके से है, ये इसको देख लीजिएगा, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, उसी तरीके से है। बेनिफिट्स ऑफ स्टोरी बोर्डिंग, होलिस्टिक फोकस का मतलब है कि क्या जो यूज़र है जो वो टास्क करना चाह रहा था क्या उसने वो कर पाया या नहीं कर पाया। ठीक है, अवॉइड कमिटमेंट टू पर्टिकुलर यूज़र इंटरफेस और बटन। इसमें देखें अभी तक हमने कोई इस भी, अगर आप देखें स्टोरी बोर्ड में कोई बटन्स और हमने कमिटमेंट नहीं किए कि कैसे होने चाहिए। यहाँ पे भी देखें यूज़र इंटरफेस के बारे में अभी तक हमने नहीं कहा कि यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए। तो इसमें अवॉइड कमिटमेंट्स, ठीक है, अभी इस लेवल पे हम लोगों ने कोई कमिट नहीं किया कि यूज़र इंटरफेस कैसा होगा। जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको एक पेज पे ले आते हैं कि एक्चुअली यूज़र्स चाहते क्या हैं। ठीक है, आप उन्हें एक स्टोरी बोर्ड सी दे देते हैं, उन्हें उसकी कहानी समझ आ जाती है, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और उसके अकॉर्डिंगली जो डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स, मैनेजर्स, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम एक पेज पे आ जाते हैं कि उन्होंने यूज़र गोल्स को कैसे मीट करना है। ठीक है, हेल्प यू डिसाइड टू लेट्स बिल्ड दिस इज द फाइनल थिंग। जब आपने स्टोरी बोर्ड बना लिया, नाउ यू हैव समथिंग इन योर हैंड के जिस पे आप कहते हैं कि भाई अब वो टाइम आ चुका है कि अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए या अब हमें बना लेना चाहिए इस सिस्टम को। ठीक है, सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डिज़ाइन ऑफ योर प्रोटोटाइप, जब आप स्टोरी बोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अगेन पेपर के ऊपर करेंगे वो चीज़ें आसान हैं, टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, टूल्स आपको फोर्स करेंगे कि आप टूल्स की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह हो जाएं एज़ कम्पेयर टू आपके जो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ हैं। ठीक है, वजह यह है कि टूल्स आपके थॉट्स और आपके आइडियाज़ तक नहीं जा सकता। वट एवर द थिंग इज, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी थिंग ऑन द पेपर। हमेशा मैं आपको गाइड करूंगा कि वेन एवर यू हैव टू बिल्ड अ सिस्टम, यू हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स। और हमेशा मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि इम्प्लीमेंटेशन की वर्थ नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहा होता है, जो कोडर होता है, इस मोर और लेस लाइक जिस तरह आपका मिस्त्री या मजदूर होता है आपके घर में जो आके काम करता है। ठीक है, जो असल तारीफ होती है वो उसकी होती है, उस आर्किटेक्ट की होती है जिसने वो एक अच्छा डिज़ाइन किया होता है। ठीक है, तो ये जो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करें कि पर्सोना क्या होने चाहिए, सिनेरियोज क्या होने चाहिए, स्टोरी बोर्डिंग क्या होनी चाहिए, पेपर प्रोटोटाइप क्या होने चाहिए, डिजिटल मॉकअप्स क्या होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव में जो वर्थ होगी वो इसकी होगी, ना कि सिर्फ कोडिंग की। हम अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा कोडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस को भुला देते हैं। और जब एक प्रोडक्ट बनती है, क्योंकि वो इन तमाम चीज़ों को उसने मिस किया होता है, वो जो एंड पे जो एक चीज़ बनती है वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो शक्ल की होती नहीं है जो लोग चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जब आप अपने स्केचेस वगैरह बनाएंगे, बहुत उस पर ये नहीं कि भी मेरी ड्राइंग ख़राब है, नहीं, इसमें कोई ड्राइंग देख ही नहीं रहा, आप कितना अच्छा डिज़ाइन कर रहे हैं, nobody cares about that. Is the only thing which everybody is caring about is the idea,
जो आपकी थॉट है, जो आपका कॉन्सेप्ट है मेन, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, आपके डिज़ाइन और स्केचेस के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। ठीक है, तो अगर आप ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो यूज़र, अगर आप सिंपल एक पेंसिल स्केच का ही बना देते हैं, दिस इज़ अ यूज़र, यहाँ पे मैं एक फैंसी किस्म का, इस किस्म का यूज़र्स बनाने की कोशिश करूँगा, आई कैन डू इट, बट उसकी कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, तो वट एवर योर ड्राइंग स्किल्स आर, आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे ये स्टैटिक स्टार के साथ यूज़र बनाया हुआ है, और इस तरीके से इसने मेल एंड फीमेल देन चिल्ड्रंस, उसके अकॉर्डिंगली उसने डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंगली बता दिए। तो दीज आर ऑल द पेंसिल स्केचेस कि इसमें मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ये तमाम के अकॉर्डिंगली दे जस्ट यूज सम सिंपल ग्राफिक्स, सम सिंपल पेंसिल स्केचेस के अकॉर्डिंगली उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की हुई है। ठीक है, इसमें कोई फैंसी लोग, कोई कलरिंग, कोई किसी किस्म की चीज़ यूज़ नहीं होती। अगेन द मेन सब्सटेंटिव कंट्रीब्यूशन इज़ द डिज़ाइन। कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखिए कि वो डिज़ाइन की होगी, कंट्रीब्यूशन कभी भी इम्प्लीमेंटेशन की नहीं मानी जाती। अगर आप मास्टर्स करने जाते हैं या पीएचडी करने चाहते हैं तो वहाँ पे कोडिंग की इतनी वर्थ नहीं है जितनी डिज़ाइनिंग की है। आप कोई आईपी करते हैं या जिसे हम पेटेंट कहते हैं या कॉपीराइट कहते हैं, पेटेंट कॉपीराइट कभी डेवलपमेंट की नहीं होती। कॉपीराइट, पेटेंट्स, आईपीज हमेशा आपके डिज़ाइन की होती है। आपने हार्डवेयर में आपने कोई एंटीना डिज़ाइन किया है तो एंटीना डिज़ाइन की पेटेंट या कॉपीराइट होगा या आईपी होगी, ना कि उस एंटीना को आपने कैसे बैठ के डिप्लॉय किया है। उसका कॉपीराइट नहीं होगा, आपके डिज़ाइन का कॉपीराइट होगा। माइकल जैक्सन का अगर आप देखें, जो उसका शू था, वो उसका शू कॉपीराइट किया गया या पेटेंट किया गया। ठीक है, जो उसका शू था जिसमें वो रिवर्स वॉक करता था, वो उस शू के अंदर उसने इस किस्म का डिज़ाइन किया था जिसमें रिवर्स वॉक हो सकती थी। तो वो जो शू का डिज़ाइन था वो उसने पेटेंट किया क्योंकि वो उसका डिज़ाइन था। रिवर्स वॉक या शू को डेवलप करना वो उसको पेटेंट नहीं करवा सकता, उसके डिज़ाइन को आप पेटेंट करवा सकते हैं। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को अगर आप पेटेंट करवाना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन कभी पेटेंट नहीं होती। सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है हमेशा वो पेटेंट होता है या कॉपीराइट होता है। यूएस के अंदर उसे पेटेंट किया जाता है, पाकिस्तान में या एशिया में हम उसे कॉपीराइट करवाते हैं। लेकिन अगेन जो उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप कॉपीराइट या पेटेंट करवाते हैं। आप उस कोड को कभी भी पेटेंट या कॉपीराइट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अगेन उन तमाम चीज़ों के लिए यू हैव टू हैव द डिज़ाइन थिंकिंग। आपको वो चीज़ें सोचनी चाहिए, और वो ये चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ थिंग कि आप उस चीज़ों के उनकी इम्पोर्टेंस को समझें। ठीक है, कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने बनाना हो, भाई मेरी तो यार ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं क्या करता हूँ स्ट्रेट अवे मैं टूल को यूज़ कर लेता हूँ, या स्ट्रेट अवे मैं गूगल के इमेजेस को जाकर कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। उससे होगा क्या कि आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। जो चीज़ आप सोच रहे थे वो चीज़ आपने डिस्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि आप उसके एस्थेटिक्स में पड़ गए, और बाय द एंड ऑफ द डे वो एस्थेटिक्स तो रह गई, लेकिन उसका जो आपका मेन कोर जो कॉन्सेप्ट था वो आपने उसे ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हमने स्टोरी बोर्डिंग हमने कर ली, नाउ लेट्स डू इट। ठीक है, हम भी जो हमने लास्ट टर्म एक यूज़ की थी कि जी ठीक है आपने स्टोरी बोर्डिंग कर ली और तमाम लोग मान गए उस बात पे, स्टेक होल्डर्स पे, नाउ वी हैव स्टार्ट ओवर वर्किंग। सो द फर्स्ट थिंग इज द पेपर प्रोटोटाइप। ठीक है, अब पेपर पे कोई चीज़ ड्रॉ करना कितना मुश्किल है और कितना टाइम कंज्यूमिंग है। वही अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्जैक्टली आप चीज़ एक उस पर डिज़ाइन करें अपने सॉफ्टवेयर टूल के ऊपर, माइट बी इट विल बी मोर एज कम्पेयर टू द पेपर। पेपर के ऊपर एक चीज़ ड्रॉ करने में आई थिंक इट विल जस्ट टेक सम सेकेंड्स। ठीक है, मैं मिनट्स भी नहीं कहूँगा, इवन सेकेंड्स के अंदर आप एक यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर आई थिंक इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर कि आप पेपर प्रोटोटाइप यूज़ करें जिसके अंदर स्टिकी नोट्स, कार्डबोर्ड्स, आप डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्केचेस, वो तमाम चीज़ें आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरेक्टिव पेपर मॉकअप्स आप बना सकते हैं कि लेट से आप उसके सामने आप एक स्टार्टिंग पेज रख देते हैं कि जी ठीक है, अगर उसने स्टार्ट पेज में फॉर एग्जांपल अगर मैं कैश विड्रॉल को क्लिक किया इन द एग्जांपल ऑफ एटीएम, तो वो कैश विड्रॉल वाली आप एक स्क्रीन जो है या एक पेपर जो है वो उसके सामने ला के रखते हैं। ठीक है, तो वो आप इंटरेक्टिव, आप
ने ऑलरेडी जब वो डिज़ाइन कर चुके हैं डिफरेंट पेजेस के ऊपर, तो नेविगेशन आपने सिर्फ एक पेज को उस यूज़र के सामने ला के रखना है कि भाई ये किस तरीके से अगर आपने प्रेस किया है ये वाला फंक्शनैलिटी तो इसके अगेंस्ट ये वाला यूज़र इंटरफेस आपको अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इंटरेक्शन इज नेचुरल अगेन, क्योंकि पेपर प्रोटोटाइप है, ये कोई ना कोई आपको फैसिलिटेट कर रहा होगा कि अगर आपने कोई एक बटन क्लिक किया तो वो दूसरा जो आपका पेज है वो आपका पेज आपके सामने ला के दूसरा यूज़र इंटरफेस का जो पेपर प्रोटोटाइप है वो आपके सामने ला के रख देगा। ठीक है, आप वहाँ पे पॉइंटिंग विद द फिंगर ऑब्वियसली यूज़ करेंगे और जो कि अल्टीमेटली यूज़ किया जाएगा एज अ माउस क्लिक। ठीक है, जो यूज़र है उसने अगर किसी बटन को क्लिक किया है तो वो फिंगर से सिर्फ टच ही करेगा, लेकिन आप उसे कंसिडर ये करेंगे कि ही हैव यूज द क्लिक द माउस, या उसने टच इंटरेक्शन किया है या उसने माउस क्लिक किया है। ठीक है, अगर वो कुछ लिख रहा है तो उसका मतलब है दैट इज़ अ टाइपिंग। ठीक है, वो टाइप कर रहा है, कोई मैसेज वगैरह लिख रहा है या कोई नोट बना रहा है, तो वो इस तरीके से होता है। ठीक है, जो पर्सन है जैसा मैंने कहा कि वो सिमुलेट करता है कंप्यूटर ऑपरेशंस, कि अगर आपने किसी बटन को क्लिक किया है तो वो दूसरा जो मैंने कहा कि यूज़र इंटरफेस जो बनाया गया है पेपर के वो उसके सामने रख देगा, वो एक इंसान ही रख सकता है क्योंकि कंप्यूटर के ऑपरेशंस को वो बताएगा कि वो किस तरीके से है। ठीक है, लो फिडेलिटी अगेन जिसमें आप पेपर, स्टिकी नोट्स, कार्डबोर्ड्स वो तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं और जिसमें ओवरऑल एक आपको अपीयरेंस ही आ जाती है, बट स्टिल इट्स अ पेपर प्रोटोटाइप। कंप्यूटर के पास अभी आप करीब भी नहीं गए। ठीक है, जब आप यहाँ पे लोगों से एक्सपीरियंस करवा के आप एक लो फिडेलिटी मोर और लेस फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद आप फिर हाई फिडेलिटी की तरफ जाते हैं। हाई फिडेलिटी ये होती है जब आपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लिया, जब आपने उसमें इंटरेक्शन दे दिया, देन दैट इज़ अ हाई फिडेलिटी। ठीक है, तो आप उसमें हाई फिडेलिटी की तरफ चले जाते हैं। अब जी हाउ टू टेस्ट अ पेपर प्रोटोटाइप बहुत सिंपल है। इसमें रोज ऑफ डिज़ाइन टीम, एक जो बंदा है वो कंप्यूटर की तरह बनता है कि आई एम अ कंप्यूटर और उसके अकॉर्डिंगली आपकी यूज़र इंटरफेसेस शेयर करता रहता है। एक फैसिलिटेटर होता है जो कि डाटा वगैरह और ओवरऑल चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहा होता है। एक ऑब्जर्वर होता है जो कि टाइम वगैरह साइलेंट खड़ा होता है, लेकिन टाइम वगैरह और कोई चीज़ें अगर आउट ऑफ वे जा रही हों तो उनको कंट्रोल करने के लिए जस्ट वो हैंड रेज करके उसके अकॉर्डिंगली आपको बता सकता है। लेकिन मेनली जो डिज़ाइन टीम है उसमें एक कंप्यूटर बन के एक बंदा वो एज अ कंप्यूटर रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपने आप को, एक फैसिलिटेटर होता है और एक ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, अब ये देखें अगर कि जिसमें ये अब एक पेपर प्रोटोटाइप की एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आपने कहा कि जी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ठीक है, उस पेपर के ऊपर आपने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का एक एडिशनल एक पीस ऑफ पेपर आपने वो रख दिया। इसी तरीके से ये सेकंड ड्रॉप डाउन मेन्यू है, अगर वो इसे क्लिक करता है तो आप वहीं पे लाके ये एक पीस ऑफ पेपर जिसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज वगैरह हैं वो मौजूद हैं वो आप रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट उन्होंने इमोशंस बताएं कि वेदर इज़ हैप्पी और सैड, तो उसके ऊपर ये एक उन्होंने एक एक्स्ट्रा एक मार्कर सा रख दिया। उस पेपर को, इस मार्कर को वो राइट या लेफ्ट मूव कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे कि वो बता सकता है कि वो कौन सा स्केल पे इसे है, हैप्पी है या सैड है, वट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पेपर प्रोटोटाइप्स बना लेते हैं। ठीक है, अब पेपर प्रोटोटाइप्स इसमें ट्रांसपेरेंसीज, पेपर्स, कार्डबोर्ड्स, कलर्ड मार्कर्स, ये तमाम चीज़ें बहरहाल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड बी क्रिएटिव, क्योंकि आपने जो पेपर प्रोटोटाइप एंड यूज़र को दिखानी है वो 3 से 4 डिफरेंट वर्जन्स दिखाने होते हैं। तो कोशिश ये करें कि बी अ क्रिएटिव पर्सन और इन तमाम टूल्स को यूज़ करते हुए आप कोई एक बेहतर पेपर प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करें, एक बेहतर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने की कोशिश करें। इसके प्रोटोटाइपिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स में वर्क क्विकली, ऑब्वियसली पेपर प्रोटोटाइप बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत तेज़ी से बन जाता है। मल्टीपल कॉपीज बन सकती हैं। कीप ऑल योर मटेरियल्स टुगेदर, तमाम विजेट्स बटन्स जो आप बना रहे हैं पेपर के ऊपर ही हैं तो उनके आप इकट्ठा रखें। डिफ़िकल्ट टू सिमुलेट, ये एक इसके अंदर है कि आपको एक यूज़र को बिठाना एक सॉरी यूज़र को कह रहा हूँ, एक फैसिलिटेटर को बिठाना पड़ता है, एक इंसान को बिठाना पड़ता है कि वो आपको सिमुलेट कर सके। अगर एक यूज़र ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो उसकी फीडबैक उसे यूज़र को दी जा सके। तो दैट इज़ ऑब्वियसली, कंप्यूटर तो है नहीं, तो पेपर्स हैं, पेपर्स की डिफरेंट यूज़र इंटरफेस जो आपने स्केच किए हैं वो आपको बैक एंड फोर्थ आपको मूव करने पड़ते हैं। मिक्स एंड मैच
पेपर, पिक्सल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आप इन तमाम के अकॉर्डिंगली आपको मिक्स एंड मैच के जो बेहतर सोल्यूशन नज़र आए वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ऐड कॉन्टेक्स्ट बाय इंक्लूडिंग फेमिलियर ओएस एलिमेंट्स। जिनके कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ओवरऑल जिस तरह यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं दिया गया। जैसा फॉर एग्जांपल अगर टैबलेट है तो टैबलेट का एक आप बना सकते हैं, अगर आईपैड है तो आईपैड का एक आप स्क्रीन बना सकते हैं जिसके ऊपर आपके टॉप पे तमाम सिग्नल्स, अपने आपके वाईफाई के सिग्नल, वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए कि आपका जो सिस्टम है वो टैबलेट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, आईपैड के लिए यूज़ किया जा रहा है या लैपटॉप्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो आप स्क्रीन का एक लेआउट्स वगैरह भी बना सकते हैं जस्ट टू मेक इट एज अ कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल किया जा रहा है। रिमेंबर टू ट्राई आउट मल्टीपल अल्टरनेटिव प्रोटोटाइप साइमल्टेनियसली विद पीपल। मैं शुरू में ही कहा कि एक प्रोटोटाइप नहीं दिखानी यूजर को, बी क्रिएटिव एंड कम अप विद मल्टीपल डिफरेंट प्रोटोटाइप्स, और उन डिफरेंट प्रोटोटाइप्स को बेस्ड ऑन प्रॉज एंड कॉन्स जो आपको बताएगा वो आपका एंड यूजर बताएगा। ठीक है, जो एंड यूजर है, जो पीपल हैं जिन्हें आपने एक्सपीरियंस करा है, वो आपको बताएंगे कि इनमें से बेहतर कौन सी है, बेहतर है तो उसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है, जो बेहतर नहीं है तो उसे रिजेक्ट करना है तो कैसे किया जा सकता है, और एक्सेप्ट करना है तो क्यों और किस वजह से किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव प्रोटोटाइप्स होंगी देन ही आप ये चीज़ कर सकते हैं, एक ही होगी तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल। स्ट्रेंथ्स ऑफ पेपर प्रोटोटाइप, फास्टर टू बिल्ड, हमें पता है, इजियर टू चेंज, कोई भी चेंज करना है इट्स नथिंग वेरी डिफिकल्ट। फोकस अटेंशन ऑन बिग पिक्चर। ओवरऑल आप देखेंगे क्या यूज़र आपके यूज़र इंटरफेस को यूज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। हमें बहुत ज़्यादा नैनोस्कोपिक होके या बहुत ज़्यादा हमें इन डेप्थ उससे देखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नॉन प्रोग्रामर्स कैन हेल्प। इसमें नॉन प्रोग्रामर्स जितने कोडर्स को आप साइड पे कर देते हैं, क्योंकि कोडर्स जो है वो उनका मसला एक ये होता है कि हर चीज़ को वो कोडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा मदद करेंगे आपको वो लोग करेंगे जो कि नॉन प्रोग्रामर्स हैं, वो ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर लेंगे। जो डिज़ाइनर है वो कोडर आमतौर पे नहीं होता, हमारे यहाँ तो वही डिज़ाइनर है, वही प्रोग्रामर है, वही एवेलुएटर है, हर चीज़ में हम एक ही बंदे को रख देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये वैसे डिफरेंट टीम्स होती हैं। यहाँ कि आपकी डिज़ाइन टीम वो डिफरेंट होती है, आपकी प्रोग्रामिंग या कोडिंग की टीम डिफरेंट होती है, क्यूए की या एवेलुएशंस की, क्वालिटी एश्योरेंस की वो टीमें बिल्कुल सेपरेट होती हैं। ठीक है, लेकिन नॉन प्रोग्रामर्स कैन हेल्प जब आप इस तरह की पेपर प्रोटोटाइप्स बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक प्रोटोटाइप बनाई गई, और इस पेपर प्रोटोटाइप के अगेंस्ट जो उन्होंने एक बनाया पेपर प्रोटोटाइप, उसी को लेके मोर और लेस उसका रेप्लिका उन्होंने एज अ हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप में ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, अब इसमें भी देखें तो उन्होंने ओवरऑल बड़े साइजेस के बटन्स रखे, और वही बड़े साइजेस के बटन यहाँ पे रेप्लिका, ऑब्वियसली उसमें वेरिएशंस तो आई। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने लोगो लिखा तो दैट इज़ देयर लोगो ऑन द टॉप, वो उन्होंने ऊपर बता दिया। देन ये जो बटन्स वगैरह हैं वो उन्होंने इस तरीके से डिफरेंट बटन्स वगैरह भी उन्होंने बता दिए। तो ये अब लो फिडेलिटी को हाई फिडेलिटी में ट्रांसफॉर्म करना इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन अगर आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर आप बैठ जाएंगे जी सॉफ्टवेयर टूल्स को मैं यूज़ करूँगा और हाई फिडेलिटी बनाऊंगा, तो उससे क्या होगा, बाय द एंड ऑफ द डे वो कोई एक इतनी अच्छी चीज़ कभी भी नहीं बनती। ठीक है, इसी तरीके से ये एक एप्लीकेशन है जो कि बनाई गई, और इस एप्लीकेशन को दैट इज़ अगेन अ लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, जिसमें उन्होंने डिफरेंट हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को उन्होंने देखा, और डिफरेंट पेशेंट हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंगली कि किस तरीके से उसकी वैल्यूज़ वगैरह वो आ रही हैं, तो वो पूरी डिटेल्स वगैरह उन्होंने यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटोटाइप्स हैं, अब ये किस तरीके से हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूं, जो अभी हमने क्लास के शुरू में बात की थी, शुरू में हमने नीड फाइंडिंग की, इंटरव्यूज या ऑब्जर्वेशन किए, फिर हमने पर्सोना सिनेरियोज बिल्डअप करके स्टोरी बोर्डिंग कर ली। ठीक है, स्टोरी बोर्डिंग के बाद हमने लो फिडिलिटी या हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स बना ली। ठीक है, अब ये जो स्टोरी बोर्डिंग है ये कब बनाई जाती है, जब आपके यूजर सिनेरियोज इस्टेब्लिश किए जाते हैं। जो यूजर सिनेरियोज है इसकी बेस पे आप स्टोरी बोर्डिंग करते हैं। ठीक है, यूरो सिनेरियोज कब बनते हैं, जब हमारे पर्सोनास बन चुके होते हैं। पर्सोनास कैसे बनते हैं, जब हमने नीड फाइंडिंग की होती है।
ठीक है। तो यूजर सिनेरियो से आपकी स्टोरी बोर्डिंग बन जाती है। उसके बाद है ग्रैब सम पीपल फॉर द इनफॉर्मल। जब आपकी लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बन जाती है, आप कुछ लोगों को बुलाएं और उनसे उनका ओपिनियन ले लें, उनकी फीडबैक ले लें कि इस भी लो फिडेलिटी अब हमने बनाई है, हमने पेपर प्रोटोटाइप बनाई है, क्या ये अच्छी है या नहीं अच्छी। ठीक है। उसके बाद आप जब हाई फिडेलिटी, बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स आपने एक हाई फिडेलिटी बना लिया, आपने हाई फिडेलिटी मॉकअप्स बना लिए। अब आप स्ट्रक्चर्ड क्रिटिक्स, आप ज्यादा लोगों को बुलाएं, अब आप उसे क्रिटिकली इवेलुएट कराएंगे, भाई ये जो हमने चीज बनाई है ये चीज अच्छी है या नहीं है। और वो चीज होती कब है, जब हम कहते हैं वी आर परफॉर्मिंग अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर होगा कि सिर्फ आप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप को आप लोगों को दिखाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको फीडबैक देते हैं। जिसका मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का वर्ड क्योंकि पहले भी यूज हुआ था कि एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में ये होता था कि आप दो केमिकल्स को आप आपस में मिक्स करते थे और उसके अकॉर्डिंगली आप उनका रिएक्शन देखते थे, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कलर क्या हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में दो केमिकल्स की जगह आप क्या करते हैं, एक तरफ बंदे को डालते हैं और एक तरफ आप यूजर इंटरफेस को डालते हैं और उसका फिर रिएक्शन आप देखते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। उसमें भी आप टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट उनको कंट्रोल करते थे। यहाँ पे भी टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट्स, एनवायरमेंट्स को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ कंट्रोल्ड एंड एक्सपेरिमेंट, कि आप यूजर को अपनी एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं, अपनी एनवायरनमेंट में उसे एक्सपीरियंस करता है और उसके एक्सपीरियंस को आप नोट डाउन करें। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। बट यू कैन लर्न फ्रॉम अ पेपर प्रोटोटाइप कॉन्सेप्चुअल मॉडल के ओवरऑल लोग क्या चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कौन कौन से फंक्शंस होने चाहिए, नेविगेशन एक पेज से दूसरे पेज पे वो नेविगेशन कैसे होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजीज वो कौन सी हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन कंट्रोल्स, उसके अंदर बटन्स, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें कैसे होनी चाहिए, और इसी तरीके से वो कौन से टूल यूज बाय द बिल्डर, दे आर नॉट द डिज़ाइन टूल यूज बाय द डिज़ाइनर। ठीक है। प्रोटोटाइप और मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, ठीक है, ये आपने खुद से बनाए हैं, ये आपके डिज़ाइन टूल्स नहीं है। जो जिस तरह मैंने कहा कि आपके डिज़ाइन टूल्स ऑलरेडी बने बनाए वो नहीं है, ये अब आपने एक चीज़ है जो कि आपने खुद से डिज़ाइन किया, आपने प्रोटोटाइप को खुद से डिज़ाइन किया है। ठीक है। आप इसमें देख क्या रहे हैं, अपीयरेंस उसकी देख रहे हैं, हाउ इट लुक्स, हाउ इट फील्स, जिसके अंदर ओवरऑल आप यूजर के इंटरेक्शन देख रहे हैं कि यूजर कैसे देख रहा है, यूजर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, देख नहीं रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो वो नॉर्मली हमने कहा कि माउस के थ्रू अगर कर रहा है तो उसमें हम फिट्स, लॉस और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को रिस्पॉन्स टाइम्स वगैरह हम लोग देखते हैं। ठीक है। क्या जो स्मॉल चेंजेस है वो नोट की गई हैं या नहीं की गई, एक्सप्लोरेशन वर्सेस डेलिब्रेशन, कंसिडरेशन ऑफ डिस्कशन, कि क्या वो जो यूज़र है वो यूज़र क्या वो सिंपल चीज़ों को एक्सप्लोर करता जा रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग, या वो डेलिब्रेटली चीज़ों को यूज़ कर रहा है, या वो कोई चीज़ सोच कर उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको एक प्रोटोटाइप से मिल जाती हैं। जैसा यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस जगह पे लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप है नॉर्मली जो आपने पेपर पे बनाई, मीडियम फिडेलिटी प्रोटोटाइप जो आपने शायद पेंसिल टूल के ऊपर, ये मैं आपको बताऊंगा लैब में कि वो कैसे किया जाता है, तो पेंसिल टूल के ऊपर आपने उसकी मीडियम फिडेलिटी बनाई। बट दैट इज अगेन इट्स अ नॉन इंटरेक्टिव, आप इसे मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। हाई फिडेलिटी के अंदर हम चले जाते हैं तो हाई फिडेलिटी के अंदर आप इनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें यूजर जो है उसके साथ इंटरेक्शन करना शुरू हो जाता है उसे हम हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप कहते हैं। प्रेजेंटेशन एंड क्रिटिक, इसको बहरहाल देख लीजिएगा, दिस इज द वे, ये एक नॉर्मल तरीका है जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इस पे अगर आप देखें तो ये हमने एक कॉन्टेक्स्ट बना दिया कि मेरे पास जो सिस्टम बनाया जाएगा वो मोबाइल डिवाइस ही होगा। ठीक है, आपने ये उसकी एक डमी को ला के आपने यहाँ पे रख दिया और उसके अकॉर्डिंगली उस जो भी आपके पास डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट स्क्रीन हैं, वो आपने अपने साथ रख लिए। अब जो भी यूज़र उससे इंटरेक्ट करेगा वो वाला आप पेज उठाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। गॉट द आइडिया। तो इस तरीके अगर आप जिस समय मैंने अभी कहा था कि आप लैपटॉप की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो डिफरेंट होगी, आप ये जो कॉन्टेक्स्ट है डिफरेंट बनाइए। अब इसने बटन्स वाले स्मार्टफोन का वो यूज़ किया, स्मार्टफोन होगा तो वो एक सिंपल एक यहाँ पे ब्लैक बॉक्स आप बना लें, या आप उसकी डमी ला के रख लें और सिंपल ये जो स्केचेस आपने रखे हुए हैं लो फिडेलिटी के वो आप उसके ऊपर प्लेस करते जाएँ और यूज़र उससे एक्सपीरियंस करता जाए।
ठीक है, ये हमने ओवरऑल चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, इसमें कोई इतनी मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल चीज़ है। क्विक है ओवरऑल, पेपर बोर्ड्स वगैरह वो इस्तेमाल करें, स्टिकी नोट्स इस्तेमाल करें, तो ये तमाम चीज़ें बारह यूज़ कर सकते हैं। नाउ विज़ार्ड ऑफ ओज, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है। विज़ार्ड ऑफ ओज एक मूवी भी थी जिसमें ओवरऑल जादू और वो तमाम चीज़ें वगैरह मौजूद थी, आप लोगों ने देखी होगी। अब जो विज़ार्ड ऑफ ओज प्रोटोटाइप किस तरीके से यूज़ की गई है, ये ऐसे है जिसमें कुछ इवन वो भी बने थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ प्रैंक्स वगैरह भी बने थे, जिसमें एक दो प्रैंक जो थे एलिवेटर्स में थे, कि एलिवेटर में जो रियल ह्यूमन था वो बताता था ऑन विच लेवल यू वांट टू गो इन, और उस पर वो फिर वो बोलते थे कि यू आई वांट टू गो ऑन लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3, और वो उसके अगेंस्ट को डिफरेंट लेवल 1 मुझे समझ नहीं आ रहा, और लेवल 1 की जगह लेवल 2 यू मीन बाय लेवल 2। तो इसमें अब ये जो तमाम चीज़ें थी, इसी तरीके से एटीएम मशीन में भी था कि आप बजाय कि आप पिन से आप एंटर करें, यू हैव टू स्पीक देयर कि कौन सी आपने फंक्शंस को करना है, पिन नंबर क्या है, तो वो उस तरीके से बोलता था और बैकएंड पे जो सिस्टम था वो उससे पूछ रहा होता था। ये इस तरह के प्रैंक्स बनाए गए थे। वो नॉर्मली बनाए क्यों गए थे? विज़ार्ड ऑफ ओज के बेस पे, विज़ार्ड ऑफ ओज प्रोटोटाइपिंग की बेस पे बनाए गए थे। इसका मतलब ये है कि एक आपका सिस्टम है जो कि फ्रंट एंड है, जो यूज़र है उसको सिस्टम जो है वो एज अ फ्रंट एंड नज़र आ रहा है कि एक मशीन है जिससे वो इंटरेक्ट कर रही है, लेकिन उस मशीन के बैक एंड पे एक कंप्यूटर नहीं है, मशीन के बैक एंड पे एक रियल ह्यूमन बैठा हुआ। जैसे एलिवेटर के भी केस में ये था कि वो पूछता था कि भाई आपने किस लेवल पे जाना है, वो आपको मशीन नहीं पूछ रही थी, वो एक बंदा पीछे बैठा होता वो पूछ रहा था। इसी तरीके से जो एटीएम का प्रैंक किया गया था, एटीएम पे भी बैकएंड पे क्या था कि वो एक बंदा पूछता था कि भाई आपने कौन सा फंक्शन या कौन सा आपने फीचर को यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें विज़ार्ड ऑफ ओज में भी यही है कि आप यूज़र को आप ये चीज़ दिखाएंगे कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन बैक ऑफ द मशीन, मशीन के अंदर फीचर्स फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, मशीन के पास जो फीचर्स या कैपेबिलिटीज़ है वो एक्चुअली बैक एंड पे एक ह्यूमन है जो कि छुपा हुआ है, जिसे हमने कहा है कि भाई वो विज़ार्ड है, एक जादूगर है जो पीछे बैठा हुआ है, और वो पीछे बैठ के आपके सिस्टम को चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि विज़ार्ड ऑफ ओज में यूज़र ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो मशीन को यूज़ कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो यूज़र जो ऑपरेशन है वो मशीन के साथ नहीं, वो एक्चुअली वो बैक एंड पे एक रियल ह्यूमन बैठा हुआ है, एक रियल विज़ार्ड बैठा हुआ है जो कि आपके सिस्टम में ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है उस कंप्यूटर के बिहाफ पे। ठीक है, मशीन के बिहाफ पे एक ह्यूमन बैठा हुआ है जो कि फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो अब इसमें विज़ार्ड ऑफ ओज की प्रोटोटाइप्स वगैरह बनाएंगे। इसमें मेन एक मसला यही है कि आप ऐसी एक चीज़ बना देते जो कि एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ ये कि इसका ड्रॉबैक है, अदरवाइज एट द लेवल ऑफ प्रोटोटाइपिंग इट्स गुड एनफ, आप इस तरह की प्रोटोटाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बहरहाल उसी तरह की बातें हैं कि आप क्योंकि जो आपका विज़ार्ड बनेगा इस सिनेरियो में, इस केस में बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने तमाम सिनेरियोज एप्लीकेशन फ़्लो को उसने याद रखना होता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें उसने देखनी होती हैं। पुट टुगेदर द स्केलेटन्स, जिसके अंदर डेवलप्स हुक्स फॉर द विज़ार्ड इनपुट, के विज़ार्ड ने कैसे इनपुट करना है और सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करवाना है एंड यूज़र को, वो तमाम चीज़ें आपको एक स्केलेटन बनाना पड़ता है, राइट। एंड हाउ द विज़ार्ड विल प्रोवाइड द इनपुट, विज़ार्ड कैसे इनपुट करेगा, क्योंकि रियल ह्यूमन बैकएंड में बैठा है, लेकिन उन्हें मशीन के अंदर वेरिएशन लानी है। नॉर्मली हम क्या जो प्रैंक्स में किया गया था वो स्पोकन रिस्पॉन्सेज देता था, वो स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं लिखता था, तो वो स्पोकन रिस्पॉन्सेज देता था कि जिसके अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ उसने अंडरस्टैंड किया वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स दे सकता था। और इसमें रिहर्सल वगैरह विज़ार्ड को बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ऑब्वियसली इसके अंदर जो एरर है, अगर कहीं पे भी ये मिस्टेक कर देता है विज़ार्ड या जो जादूगर बैक ऑफ द मशीन बैठा हुआ है, अगर वो एरर्स कर देता है तो ऑब्वियसली फ्रंट एंड पे बंदे को पता चल जाता है कि भाई हाँ हाँ इसके अंदर रियल ह्यूमन है, ये मशीन मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रही। ठीक है, विज़ार्ड कैन बी यूज थ्रू आउट द डेवलपमेंट, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने एक्चुअली यूज़र को एक्सपीरियंस किया होता है, तो इनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है व्हाट द एंड यूज़र इज़ ऑल अबाउट, एंड यूज़र क्या सोचता है, कैसे करता है। तो इस विज़ार्ड को आप अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में आप उसे शामिल करते हैं।
ठीक है। ट्विटर, स्काइप और इस तरह के जो मैसेंजर्स यूज़ किए गए थे उनकी प्रोटोटाइप्स जब डेवलप की गई थी तो वो विज़ार्ड ऑफ ओज को ही लेके उसी के अकॉर्डिंगली बनाया गया था सिस्टम को। डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। विज़ार्ड को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सिमुलेट टेक्नोलॉजी करना वो ऑब्वियसली अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती लेकिन आप वो टेक्नोलॉजी बता दें तो अगेन दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये उसका डिसएडवांटेज है जो ये सेकंड लेवल पे लिखा है, सिमुलेट द टेक्नोलॉजी दैट डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो हो ही नहीं सकती लेकिन आपके विज़ार्ड ने वो चीज़ करके दिखा दी है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें और विज़ार्ड को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, एग्जॉस्टिव है, डिफ़िकल्ट है, तो ये तमाम इसके डिसएडवांटेजेस वगैरह हैं। जो लास्ट वन है वो वीडियो प्रोटोटाइपिंग है जो कि नॉर्मली आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं कि प्रोटोटाइप्स को अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, वीडियो की शक्ल में आप प्रोटोटाइप को प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी भी नॉर्मली अगर आप देखें कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं किसी भी टूल को, किसी भी आईडी को यूज़ करने के, तो वो आपको क्या करता है कि वो आपको बताता है कि जी अच्छा अब आपने इस बटन को क्लिक करना है, इस बटन को क्लिक करते साथ ये चीज़ अपीयर हो जाएगी, आप उसे क्लिक करें देन ये चीज़ क्लियर हो जाएगी या अपीयर हो जाएगी। तो उस तरीके से आपको वो एक मूवी की शक्ल में, एक वीडियो की शक्ल में एक सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करके बता देता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सब वीडियो प्रोटोटाइपिंग, कि आपकी जो वीडियो की शक्ल में आप उसको प्रोटोटाइप कर देते हैं कि आपका एक सिस्टम आप बता देते हैं और उसके ऊपर माउस को हाईलाइट करके आप माउस को डिफरेंट बटन्स के ऊपर क्लिक करवा के आप उसके दिखाते हैं कि अगर माउस क्लिक होगा तो ये चीज़ अपीयर हो जाएगी, क्लिक नहीं होगा तो ये चीज़ अपीयर हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा चीप है, फास्ट है और इस तरह की प्रोटोटाइप सी भारत इस्तेमाल की जाती है। आप एंड यूजर्स को दिखा देते हैं और उन्हें एक ओवरऑल जिसका इवन जो इवन इस वक्त हम लोग भी इवन देखते हैं, या FYP की मैं आगे एग्जांपल दूं तो जब ये कोविड की सिचुएशन की वजह से मसले मसाइल आए हुए थे तो हमने उनके रियल सिस्टम्स को नहीं देखा था, हमने उन्हें ये कहा था कि आप अपनी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करें और उसकी वीडियोस बना के आप हमें शेयर कर दें। वो एक्चुअली वीडियो प्रोटोटाइपिंग थी कि उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, उसको रिकॉर्ड स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी और जैसे जैसे वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे वो वीडियो की शक्ल में आ गया। वीडियो की शक्ल में हमने देख लिया, हमने कहा कि अच्छा जी ये प्रोटोटाइप वर्किंग है या वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ वीडियो प्रोटोटाइपिंग, शोकेसिंग और इस तरह के लिए बहरहाल यूज़ की जा सकती है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा इसमें ब्रेक कर लेते हैं और ताकि हम फिर सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करके और देन फिर हम उसके बाद लैब को भी स्टार्ट करेंगे। तो टाइम तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जोहर का हो भी चुका है। लेट्स स्टार्ट एट 1:30 पे हम इसे स्टार्ट करते हैं दूसरे लेक्चर को और कोशिश करेंगे हाफ एन आवर का वो लेक्चर हो और देन उसके बाद हम फिर लैब को करके कोशिश करेंगे कि जो इस वीक की तमाम चीज़ें वो ख़त्म की जा सके। ठीक है, किसी का कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द प्रोटोटाइपिंग। हमने जस्ट अ क्विक रिकैप, हमने प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक्स देखी लेकिन सबसे पहले जब हमने कहा कि जब आप पर्सोनाज और सिनेरियोज बिल्डअप कर लेते हैं तो सिनेरियोज की बेस पे आप अपनी स्टोरी बोर्डिंग करें। जब आपने स्टोरी बोर्डिंग कर ली तो स्टोरी बोर्डिंग की बेस पे हमने क्या कहा कि आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करें इन टर्म ऑफ पेपर प्रोटोटाइप्स। बहुत ज़्यादा फैंसी लुक्स देने की या बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग्स की ज़रूरत नहीं है। यू हैव जस्ट अ कॉन्सेप्ट आइडिया कैसे होना चाहिए, आप उसके बिहाफ पे आपने पेपर प्रोटोटाइप बिल्ड करनी है। जब आपने पेपर प्रोटोटाइप्स बिल्डअप कर ली 3-4 डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बनाएं, डिफरेंट वर्जन्स बनाएं और डिफरेंट वर्जन्स को आप लोगों से चेक करवाएं, लोग देखें, उसे एवेलुएट करें और आपको बताएं कि वो अच्छी है या अच्छी नहीं है और अच्छी नहीं है तो क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, सो ऑन सो फोर्थ। जब वो एक दफ़ा आपने एवेलुएशन करा दी तो फिर आप डिजिटल मॉकअप्स की तरफ जाएंगे। डिजिटल मॉकअप्स जब आपने बना लिए तो दैट इज़ अ हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप। ठीक है, अब हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप को दोबारा से आप फाइनली आप एंड यूज़र से एक्सपीरियंस करवाएं और एंड यूज़र आपको बताएगा कि अच्छी है या अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है तो जो जो इश्यूज़ वो बताते हैं उन इश्यूज़ को आप फिर रिजॉल्व करें, दोबारा एवेलुएट करवाएं, दोबारा प्रोटोटाइप को मॉडिफाई करके दोबारा से एवेलुएशन भी आप करवा सकते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स पढ़ी जिसमें हम
तो पेपर प्रोटोटाइप तो देखी थी, स्टोरी बोर्डिंग, पेपर प्रोटोटाइप। इसके अलावा हाई फिडिलिटी, अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स नॉर्मली यूज़ की जाती है। अब इसके अलावा जो और कुछ प्रोटोटाइप्स हैं उसमें हम लोगों ने विज़र्ड ऑफ ओज की प्रोटोटाइप्स देखी, जिसमें विज़र्ड जो है वो एक जादूगर है। वो जादूगर जो मशीन के पीछे बैठा हुआ है, लेकिन जो फ्रंट एंड पे जो मशीन को यूज़ कर रहा है यूज़र, उसे नहीं पता कि बैक एंड पे एक रियल इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग विज़र्ड ऑफ ओज कहते हैं, विज़र्ड ऑफ ओज प्रोटोटाइप, जो कि स्काइप और ट्विटर इन्होंने इस्तेमाल की थी फॉर एवेलुएटिंग देयर सिस्टम। जो लास्ट वन थी वो हमारी वीडियो प्रोटोटाइपिंग थी, जिससे हम कहते हैं कि भाई अच्छा अगर कोई सिस्टम को यूज़ करना है तो उस सिस्टम को यूज़ करने के लिए नॉर्मली हम लोग वीडियोस बना देते हैं। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए नॉर्मली वीडियोस बना दिए जाते हैं, तो उसे हम वीडियो प्रोटोटाइपिंग कहते हैं कि आपने उस सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक बंदा बैठ के उसके साथ इंटरेक्ट करता जाता है और साथ ही साथ हम स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं, और बाय द एंड ऑफ द टाइम हमारे पास एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाती है। वो हम किसी के भी साथ शेयर कर लें और किसी को भी पता चल सकता है कि आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर फॉर दिस वन। इस वक्त जो टाइम है 1:10 होने वाला, जस्ट एक 20 मिनट्स ब्रेक। इसमें ऑब्वियसली आई होप आप तमाम का रोज़ा ही होगा, तो उसमें ये है कि आप लोग नमाज वगैरह भी पढ़ लें। टाइम तो हो ही चुका है, 1:15 वैसे ही अजान हो जाएगी। और लेट्स स्टार्ट और लेट्स मीट एट 1:30 अगेन। ठीक है सर अटेंडेंस डाउनलोड ठीक। कर लेते हैं। ओके सर। अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। चलिए मैं बहरहाल डाउनलोड कर लेता हूँ। जी चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। अटेंडेंस कोशिश करेंगे बाय द एंड ऑफ द लैब्स ही लगा लें। हाँ देखते हैं, क्योंकि अदरवाइज तकरीबन लैब में ले लें अटेंडेंस एक दफ़ा ही। हाँ जी उसी तरह कुछ कर लेते हैं। अदरवाइज तो ये तकरीबन 120-130 स्टूडेंट्स हैं, तो वो मेरा मुश्किल हो जाएगा हर सेशन के लिए सेपरेट लेना। जी मैं डाउनलोड तो कर चुका हूँ। सर चलिए ठीक है। पोर्टल के ऊपर सैटरडे की एब्सेंट आ रही है, हालांकि सैटरडे को तो कोई क्लास भी नहीं थी। पता नहीं किस वजह से है। नहीं उसमें डेट तो चेंज नहीं होगी, या हो सकता है वो सेशन हुआ होगा और अब मैंने अभी वैसे देखा नहीं है, तो आई डोंट नो उसमें कोई डेट शायद मॉडिफाई होगी। अगर वो फ्राइडे वाली जो क्लास थी क्या वो सैटरडे पे ट्रांसफॉर्म हुई थी या कैसे, आई डोंट नो, मैंने अभी नहीं देखा। सर मुझे उसमें तो हम प्रेजेंट थे लैब। चलिए मैं देख लेता हूँ। मुझे नहीं याद, क्योंकि असल में अगेन इस वक्त सिस्टम पे MS टीम्स भी चल रहा होता है, CU ऑनलाइन भी चल रहे होते हैं, लेक्चर्स भी चल रहे होते हैं, लैब्स की भी चीज़ें एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। वो ऑब्वियसली ह्यूमनली वो पॉसिबल है। सर तो अटेंडेंस ली थी आपने, तो पोर्टल पे इशू आ गया था एंड पे, आपने कहा था कि इसमें बाद में देख लूंगा। हाँ जी वो पोर्टल पे उस दिन इशू आया हुआ था, बिल्कुल बल्कि उस दिन फिर हमने नहीं उससे मार्क ही नहीं किया था, उससे मैंने इवन इवनिंग में जाके भी मैंने दोबारा ट्राई किया था, लेकिन वो स्टिल इशू आ रहा था उस पर। और आई डोंट नो स्टिल वो मेरे पास ओपन है ये वो वाला पेज, आई डोंट नो। सर वो सबमिट हो चुका है 3:30 पर 10 तारीख को। अच्छा सही, चलिए इसे देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अटेंडेंस का इतना इशू नहीं है एज़ फार एज़ कोई बहुत ही, जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे उसमें ग्रुप्स में जो कि बिल्कुल ही नहीं आ रहे, तो ज़्यादा इश्यूज तो उन लोगों के लिए है। लेकिन अगर लेट से हम क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन सेशन है, ऑनलाइन में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी स्टिल प्रेफर किया जाएगा कि कोशिश करें कि आप लोग प्रेजेंट हों ही सही। 6 नॉर्मली एब्सेंटीज होती है, 6 के बजाय अगर किसी की 7 भी हो जाती है, इवन वो उनको भी एंटरटेन कर दिया, लेकिन 8 भी हो जाती है तो शायद कर दिया जाएगा। लेकिन कोई अगर लेट से 15 लेक्चर्स ही नहीं आया या 20 लेक्चर्स ही नहीं आया, तो देन वो एक क्वेश्चन मार्क है, उनके लिए इश्यूज हो सकते हैं कि वो उसने मोर और लेस लेक्चर्स ही नहीं ना अटेंड किए, किसी 20 लेक्चर ही नहीं अटेंड किए, तो वो फिर कैसे आएगा। या इवन कुछ जो अभी तक स्टूडेंट्स हैं वो आज तक कभी आए ही नहीं है, तो अटेंडेंस में 12 नाम ले ही लेते हैं।
ठीक है, तो लेट्स मीट अगेन एट 1:30। इन द मीन टाइम जाए नमाज वगैरह पढ़ें, दुआ करें अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी, और अल्लाह करे इस वबा से जल्द से जल्द छुटकारा हो, क्योंकि इसके साथ चलना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। लेट्स मीट एट 1:30। थैंक यू। Okay, sir.